बहुत काम किया उस लड़के ने, बहुत खुश था, फ्लाई कर रहा था, लेकिन शायद हमसे उसकी वो खुशी देखी नहीं गई। हमने कहा बेटा शादी कर लो। शादी के चौथे दिन हमें पता चला कि इसकी तो एक शादी हो चुकी है। उसको 60,000 फूल में मिलता था, लेकिन उसने कहा मेरे यहाँ तो मेरे पापा के ही पास जाता है सारा। हमने कुछ नहीं कहा, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद उसने देखा कि निशुको की मूवी बहुत महंगी 5 करोड़ में बिक रही है। उसने सोचा यहाँ नहीं रहने देंगे इसे, तुरंत बोली हमें मुंबई चलना है। उसके माँ बाप भी परेशान हो गए कि नहीं मुंबई चलना है। उसके माँ बाप उसे एक दिन के लिए अपने यहाँ नहीं रखते थे। उसकी मम्मी ने कहा क्या हो गया? हमने कहा हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, मेरा बेटा कुछ कर लेगा। बोली कुछ किया तो नहीं है? जब आज तक आपका बेटा जिंदा बैठा है आपके सामने, मरा नहीं, तो हमने कहा कैसी बात आप कर रहे हो? जो वही वाली बात होगी जैसे अभी अतुल सुभाष वाले केस में हुआ, तो उसकी माँ कह रही थी अतुल सुभाष से। एक दिन बहुत जोर खटर पटर सुनाई दिया, हम ऊपर आए। हमने क्या हो गया बेटा? वो मेरा बेटा ऐसे बैठा हुआ था, एकदम थका ऐसे, क्योंकि इतना काम, और वो उसको बार बार ऐसे कर रही थी। ने क्या कर रही हो बेटा? बोले नहीं माँ, फिल्म जरूरी है कि मैं जरूरी हूँ? मैंने कहा बेटा उसको नींद आ रही है, उसको सोने दो। मेरे यहाँ काम जो करती है वो कहती थी दीदी आंटी आपने उसकी शादी क्या की भैया हंसना भूल गया है, कैसे रहने लगा है। मेरा कहती थी भैया वो कैसा गया है। जब मैं ऊपर जाती हूँ तो वो किटकिट किटकिट लगी रहती है। वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी, वो उसको इमोशनली, तो उसने इस हाल में उसको पहुंचा दिया था कि वो लड़का प्यार भी करता था और खौफ भी रहता था, हर समय डरा रहता था उससे। और अगर मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला ना, था कि उसको पता था, लेकिन उस लड़की ने अगर हमें बता दिया होता तो 9 फरवरी को हम अपने बच्चे को जाके बचा सकते थे। उसको पता था लड़की को, लेकिन उसने नहीं बताया हमें। अगर उसे सजा नहीं मिली ना, तो वो और उसकी जैसी लड़कियां और लड़के अपने पार्टनर को इसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, और वो घुट घुट कर तिल तिल करके। ये मर्डर से बड़ी चीज होती है। आप किसी का मर्डर कर देते हैं, गोली मार देते हैं, कुछ कर देते हैं। यहाँ तो मेरा बेटा 3 साल से तिल तिल करके मर रहा था। ये मर्डर से बड़ा होता है, ये गुनाह, अपराध, और ऐसे अपराधी लोग समाज में हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और अगर अपूर्वा को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, न अपूर्वा को न प्रार्थना को, हम कहते थे मेरा बेटे से कि बेटा तुम मेरी दुनिया हो। अब मेरी कुछ समझ में आता है कि मेरी तो पूरी दुनिया खत्म हो गई है। हम नहीं चाहते कोई और माँ इस तरह से अनाथ हो जाए और बेजान हो जाए, एक जिंदा लाश की तरह हो जाए। उसके बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया है? नहीं, वो किसी मिनिस्टर का बेटा होता तो शायद सुसाइड नोट देखते ही अरेस्ट हो जाते। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है हम अपने बेटे का शोक मनाएं या हम उसके लिए लड़ें। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी महिला से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए पूरा जीवन दान कर दिया अपना। उन्होंने 46,000 से ज्यादा केस देखे, जिसमें से 4,000 से ज्यादा पुरुष जो पीड़ित थे उनके केस थे। आज वो एक खुद प्रश्न चिन्ह बनकर बैठी हैं कि क्योंकि उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो उनके बेटे ने एक ऐसा कदम उठाया। नमस्ते मैम, तो आप बताएंगे कुछ ऐसा क्या हुआ था जो आपके बेटे ने एक ऐसा कदम उठाया? असल में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे बेटे ने 28 फरवरी को अपनी पत्नी से, और जिसको हमने सोशल वर्कर बनाया था, इन दोनों की मानसिक यंत्रणाओं से तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया। शायद बहुत दर्दनाक तरह से उसने सुसाइड किया। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान था। वो 3 दिन से सहारा स्टार होटल में रुका हुआ था और शायद इस चीज से झूल रहा था कि हम सुसाइड करें कि नहीं करें और कैसे करें।
मेरे सामने खुद ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मुझे लगता था मेरा बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है, क्योंकि जब भी उससे बात होती थी तो वो हमेशा यही बोलता था, "अरे माँ, चिंता नहीं करो।" एक बार उसने ज़रूर कहा था, आज से शायद कुछ डेढ़ महीने 2 महीने पहले, कि माँ, इतना ज़्यादा इन लोगों ने तंग कर रखा है, मैं सोचता हूँ मैं लिख दूँ कि अगर मैं कुछ कर लेता हूँ तो उसका ज़िम्मेदार प्रार्थना मिश्रा मौसी को और अपूर्वा को माना जाए, उनकी अपूर्वा, उनकी वाइफ। अपनी पत्नी अपूर्वा के लिए। हम उसने कहा कि हमने कहा, नहीं बच्चा, ऐसा कभी नहीं करना। आप कैसी बात कर रहे हो? हमने कहा, तुम्हारी बात सुन के मेरे एकदम घबराहट होने लगी। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा, नहीं माँ, मैं सचमुच नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इन लोगों को लगना चाहिए कि ये लोग अति कर रहे हैं। अरे हमने कहा, इग्नोर करो, पागल लोग हैं, तुम्हारा थोड़े दिन में तलाक हो जाएगा। बोला, तलाक भी तो कोर्ट में इतनी आसानी से नहीं होता है। 8-9 महीने हो गए हैं, मेरा केस चल रहा है, वो लोग अभी तक अपीयर भी नहीं हुए हैं। हमने कहा, सब हो जाएगा बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि मेरा बेटा ऊपर से जो इतना मजबूत दिखता था, इतना क्रिएटिव लड़का, इतना शांत, वो सुसाइड कर सकता है। मेरे पास अ, वो जब भी मोबाइल का नंबर चेंज कर लेता था, हम समझ जाते थे कि कोई बड़ी दिक्कत है, इन लोगों ने ज़्यादा ही परेशान कर रखा है। प्राची ने शाम को रात में बताया कि माँ, भैया ने फिर मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है। हमने सोचा उससे पूछते हैं, लेकिन फिर उसका फ़ोन नहीं मिला, तो हमने सोचा 12 बजे पूछते हैं। हमने सोचा 12 बजे सोचेगा माँ तो अजीब है, घबराहट हो रही है इन्हें, इसलिए फ़ोन कर दिया। हमें तो सोना है। हमें लगा शायद वो सो रहा होगा। हमें नहीं मालूम था कि इधर हमें घबराहट हो रही है, उधर मेरा बच्चा तय नहीं कर पा रहा है कि मैं जिऊँ कि नहीं जिऊँ, क्या करूँ? हमें नींद नहीं आई। हमने प्राची से कहा कि बेटा, कहने लगी, माँ, हमें भी नींद नहीं आ रही है, बहुत घबराहट हो रही है। खैर किसी तरह हमें नहीं मालूम हम कब सो गए। सुबह उठे, मेरी एक मीटिंग थी। अचानक से हमने सोचा अभी बात करेंगे, लेकिन एक ऑनलाइन मीटिंग थी, फिर दूसरी ऑनलाइन मीटिंग थी। तो डेढ़ पौने 2 बजे एक फ़ोन आया। प्राची ऐसे सामने खड़ी हुई थी। उसके जैसे ही फ़ोन आया, बोली, "क्या कह रहे हैं आप?" एकदम इसके हाथ से यूँ फ़ोन छूटने लगा, हमने पकड़ लिया। "क्या हुआ बेटा?" तो बोल ही नहीं पा रही थी, तो हमने पूछा, "क्या हुआ बेटा?" हमने कहा, "हाँ, हेलो बताइए।" कहा, "मैम, आपके बेटे ने सहारा होटल में सुसाइड कर लिया।" हमने, "क्या कह रहे हैं आप? आप कुछ गलत बोल रहे हैं।" "क्या नाम है मेरे बेटे का?" हमने बताया, "ईशान त्रिपाठी ने।" तब तक मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन में मेरी आवाज़ सुन के या कुछ पता नहीं, कुछ लोग नीचे से आ गए, हम वहीं पर थे। पूरे संगठन में चीख-पुकार मच गई कि नहीं, निशांत ऐसा कैसे कर सकता है? जो लोगों की मदद कर रहे थे खुद। फिर हमने पता किया तो शायद उस समय कोई फ्लाइट कानपुर से नहीं थी मुंबई के लिए। फिर हमने कहा, ठीक है, हम लोग लखनऊ चले गए। हमने कहा जो फ्लाइट मिलेगी चले जाएँगे, लेकिन देर हो गई थी, तो रात की ही फ्लाइट मिली। हम लोग रात में डेढ़ पौने 2 बजे वहाँ पहुँचे। दूसरे दिन उन्होंने बताया कि ये लेटर भी वो लिख के गया है। वो लेटर्स, मेरी अपना लेटर पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। प्राची ने पढ़ा और लोगों ने, दूसरे दिन उन्होंने हमको पोस्टमार्टम कराया अपने बच्चे का, प्राची ने ही किया। क्योंकि हम एक तरह से सिंगल पैरेंट की तरह हमने अपने बच्चों को पाला-पोसा था हमने। मेरे हस्बैंड ने कभी हमारी मदद नहीं की। वो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो उनकी ज़िंदगी में मेरी और मेरे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं थी। बस खाली हम उनका खर्च चलाते थे, हम उनका ध्यान रखते थे और वो मेरी खिलाफत करते थे, यही मेरा उनका रिश्ता था।
मेरी बेटी ने अंतिम संस्कार किए। हमने देखा मेरे बेटे के लिए कितने लोग उसे प्यार करते थे। कोई अहमदाबाद से दोस्त आया है, कोई गोवा से आया है, कोई साउथ से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई कानपुर से गया। इतने सारे लोग जिस तरह उसके लिए रो रहे थे, कर रहे थे। लगा इतने लोग उसे प्यार करते थे, उसने किसी से भी अपने दर्द को शेयर नहीं किया। निशांत जी करते क्या थे? निशांत ने आईसीएससी बोर्ड से यहाँ से वैंडी से इंटर किया। उसके बाद उसने कहा हमको डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग वो बेस्ट स्कूल सृष्टि बैंगलोर में विजय माल्या का था। उस समय वो द बेस्ट था हिंदुस्तान में, जिसमें बाहर से भी लोग आते थे। उसने कहा माँ मुझे इसमें पढ़ना है। हमने कहा ठीक है बेटा। फिर उसने कहा, हमने कहा बेटा इस समय 25-30,000 बच्चे हिंदुस्तान में बैठ रहे हैं, सीट सिर्फ 74 है, तुम और जगह भी दे दो। नहीं माँ मुझे यहीं पढ़ना है। और 250 बच्चे सेलेक्ट हुए, इंटरव्यू के लिए बेंगलोर बुलाया गया, उसमें से मेरा बेटा भी था। उसका हो गया, उसने 2 साल वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद उसने कहा माँ मुझे विजलिंगवुड में पढ़ना है, सुभाष घई का जो मुंबई में है। वहाँ भी हर साल सिर्फ 10 बच्चे लिए जाते थे। उसने कहा मेरा हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंट बच्चा था। वहाँ उसने एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग पे काम की, पढ़ाई की। तो सब लोग, नसीरुद्दीन शाह, सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उसने जो अपना प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी शॉर्ट मूवीज, छोटी-छोटी फ़िल्में, उनको कई अवार्ड मिले। उसको फाइनेंसर मिल गया मूवी के लिए। उसने मूवी बनाई, बहुत काम किया उस लड़के ने, बहुत खुश था, फ्लाई कर रहा था। लेकिन शायद हमसे उसकी वो खुशी देखी नहीं गई। उसने कहा बेटा शादी कर लो। उसने कहा नहीं माँ शादी रहने दो, हमें काम करने दो, अभी जब समय आएगा तब कर लेंगे। देख लेंगे। हमने कहा नहीं बेटे शादी कर लो, हर माँ को लगता है। तो तुम अकेले मुंबई में रहते हो तो हमें लगता है कि नहीं। फिर उसने कानपुर में था कोविड के बाद, उसने एक पार्टी में उसको एक लड़की मिली, उसके दोस्त की पार्टी में, अपूर्वा पारेख, और वो उसके पीछे एकदम पड़ गई। 15 दिन में उसने कहा मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। उसने हमारी मुलाकात कराई। हमको थोड़ा सा लगा ये लड़की बहुत फास्ट फॉरवर्ड है। वो बहुत मीठा बोलने वाली, भयंकर मीठा बोलने वाली, और बहुत अलग तरह की है, हम लोगों जैसी नहीं है। लेकिन हमें लगा मेरे बेटे ने बड़ी मुश्किल से किसी लड़की से कहा है। हमने हल्का सा कहा बेटा और समझ लो इस लड़की को। बोला ठीक है माँ। 1.5 महीने में शादी हो गई। हमें उसी दिन समझ जाना चाहिए था। जब वो शादी के पहले दिन जो हमने दिया था ढेर सारा सामान, बस वही लेके आई थी। अपने लिए एक टूथब्रश, एक नाइट गाउन या कुछ भी नहीं लाई थी। दूसरे ही दिन सुबह-सुबह निशांत सबसे पहले उसके लिए गया, भयंकर शॉपिंग उसने सारी चीज़ों की, डेली वियर की। लगभग 70-75 हज़ार की शॉपिंग की। सब ठीक चल रहा था। शादी के चौथे दिन हमें पता चला कि इसकी तो एक शादी हो चुकी है, तो हमने उससे ये पूछा। बात पहले छुपाई गई थी? हमें नहीं मालूम था, ना मेरे बेटे को मालूम था। तो उसने बताया कि हमें पता चला, तो हमने उससे पूछा। यहीं पर बैठे थे दोनों लोग। हमने कहा बेटा तुम्हारी शादी हो चुकी है पहले, और तुम 12 साल तक उसे प्यार करती थी। वो एकदम काँपने लगी। वो माँ सॉरी मॉम, माँ सॉरी मॉम, सॉरी मॉम। और मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं निशांत को 15 दिन में इतना प्यार करने लगी, मुझे लगा मैं इसके बगैर रह नहीं सकूँगी और आप लोग शायद शादी नहीं करेंगे। हम फ्रीज़ थे, वो भी फ्रीज़ था। चीटिंग से घबराहट हो रही थी। एक लड़की, इतनी बड़ी बात। हम लोग दूसरे कमरे में गए, फिर हमने, निशांत ने भी सोचा, हमने भी, हमें लगा चलो ठीक है, अभी हमारे घर की लड़की है, मिट्टी डालो,
किसी को मत बताओ, हमारी बेटी हो गई है। मेरे घर की बेटी हो गई है। उसके बाद तो जैसे हमारे हालात बुरे होते ही चले गए। वो लड़की, उसके इतने ज़्यादा एम्बिशंस थे, रोज़ बड़े-बड़े होटलों में खाना खाने जाना, बड़ी-बड़ी शॉपिंग करना। हमें लगने लगा कि कहीं बहुत गड़बड़ हो रहा है। 5-6 महीने यहाँ रही और अपने पैसे वो हमेशा कहती थी कि मेरे पैसे तो मेरे पापा के अकाउंट में ही जाते हैं। वो नौकरी करती थी, उसको 60,000 फूल में मिलता था, लेकिन उसने कहा मेरे यहाँ तो मेरे पापा के ही पास जाता है सारा। हमने कुछ नहीं कहा, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं। लेकिन हालात जब बिगड़ते चले गए, वो लड़की की अगर थोड़ी-सी भी बात नहीं मानता था, ख्वाहिश कि नहीं मैं तो रात में नहीं मँगाऊँगा या मैं नहीं जा सकता, तो बस मेरे यहाँ 3 खंड से हम कूद जाएँगे, नस काट लेंगे। मेरा बेटा उसके सारे सपने, सारी ख्वाहिशें पूरी करता रहता था, डरा-डरा रहता था कि कहीं इसने कुछ कर लिया, तो मैं, मेरी माँ सब अंदर जाएँगे। और जो मेरी माँ ने पूरी ज़िंदगी कमाया है, 2 पल में खत्म हो वो भी जाएगा। चला जाएगा। उसके बाद उसने देखा कि निशु को की मूवी बहुत महँगी 5 करोड़ में बिक रही है। हुँ। उसने सोचा यहाँ नहीं रहने देंगे इसे, तुरंत बोली हमें मुंबई चलना है। उसके माँ-बाप भी परेशान हो गए कि नहीं मुंबई चलना है। उसके माँ-बाप उसे 1 दिन के लिए अपने यहाँ नहीं रखते थे। हम जब कहते थे तो मम्मी की तबीयत खराब है तुम चली जाओ, तो उसकी मम्मी कहती थी नहीं, नहीं ठीक है, वो वहीं रहेगी। मैं ठीक हूँ, मेरा सब हो जाएगा। समझ में ही नहीं आता था ऐसी लड़की, नहीं, इसके माँ-बाप माँ-बाप उसे रखना ही नहीं चाहते थे। तो अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं। नहीं, वो उसको कोई नहीं। वो निशांत के साथ जाती थी और उसके साथ आती थी, कभी नहीं रही उसके, वो वहाँ रहना ही नहीं चाहती थी ना। वो कहने नहीं मम्मा वहाँ काम बहुत करना पड़ता है, यहाँ 3-3 लोग मदद के लिए हैं। काम की तो खाने के लिए भी मदद के लिए हैं सब लोग, वहाँ मुझे काम नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तो हमने कुछ कहा नहीं कभी, फिर तो वो मुंबई चली गई। सारा कुछ तो कुछ भी नहीं लाई थी। एक दिन मुझे बहुत अजीब-सा लगा, उसने कहा मुझे मेरी सारी ज्वेलरी चाहिए। हुँ, हमने कहा बेटे अपना अकाउंट कुछ वो बैंक में लॉकर ले लो फिर उसमें रख दो, हुँ, क्योंकि थोड़ी ज्वेलरी नहीं है और ये ज्वेलरी नहीं है, हमारी भावनाएँ हैं जो हमने शुरू से ली हैं। हुँ। निशांत एक दिन बोला माँ उसको दे दो उस ज्वेलरी जो आपने उसी के लिए तो ली थी ना, अब मेरा दिमाग खराब करती है, आप नहीं समझ रही हैं, कभी कहती है ऊपर से कूद जाएँगे, कभी अरे हमने कहा लो बेटा सारी ज्वेलरी। बोली माँ वो मेरी माँ ने कुछ चांदी के सिक्के दिए थे आपको रिलेटिव्स को। हमने कहा बेटा गिन के बता दो हम अभी खरीद के दे देते हैं तुम्हें। कितने थे? हमने कहा कितने 10-15 थे, हम दे देंगे तुम्हें। हमें बहुत अजीब-सा लगा, ये लड़की कैसी है? हमने कहा और तुम्हारी माँ ने हमको 1-2 साड़ियाँ-वाड़ियाँ भी दी हैं, वो भी हमने वो भी निकाल ले के जाओ रख आप। दी हैं, बेटे वो सब ले जाना। उसकी माँ, पिता अगर आते थे तो अगर मिठाई भी हाँ, लाते थे तो वो कहती थी माँ मेरी मिठाई जो वो लोग लाए थे, अरे हमने कहा नहीं बेटा, तो हम समझ गए थे उसकी आदतें। हम अगर उसके मम्मी-पापा आते थे मिठाई लेके उसी को दे देते। तो हम हाँ, हम काम जो मदद करती थी मीना, उससे कहते थे बेटा इसको ऊपर ही रख दो जाके सब। फिर पूछती थी, मम्मा एक लड्डू खाएँगी प्लीज़ आप? हम कहा नहीं बच्चे हम ज़्यादा नहीं मिठाई खाते हैं। फिर वो मुंबई जब चली गई, बहुत हालात बिगड़ गए। इतने ज़्यादा हालात बिगड़ गए, यहाँ भी वो हमसे बात नहीं करने देती थी निशांत से, प्राची से भी नहीं बात करने देती थी। मुंबई जाने के बाद हम जब भी उसे फ़ोन करते थे अपने बेटे को तो वही फ़ोन उठाती थी। नहीं मम्मा वो तो अभी वॉशरूम में है, अभी यहाँ है, वहाँ है। एक दिन उसने फ़ोन किया मम्मा आप तुरंत उसे फ़ोन करिए वो कुछ कर लेगा। हमने क्या हुआ? कहने लगे क्या हुआ छोड़िए मम्मा अभी उसको बचाइए। हमने उसको फ़ोन 25-30 फ़ोन किए, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने उसके दोस्त प्रिंस जो हुँ, अहमदाबाद में रहता था, उसने फ़ोन किया, उसने कहा निशान उसका फ़ोन उठ गया किसी तरह। उसने कहा नहीं अभी तुम सीधा अहमदाबाद आ जाओ। उसने उसके लिए टैक्सी या कुछ किया हमें याद नहीं है, अपने पास बुला लिया। वहाँ बुला लिया। उसके बाद इस लड़की ने पूरे अपार्टमेंट में तहलका मचा दिया कि निशांत को बुलाओ, मैं उसके बिना रह नहीं सकती, मैं जी नहीं सकती।
वहाँ डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं, ये बहुत परेशान है, इसको भेजिए ही नहीं वहाँ अभी कहीं। लेकिन इस लड़की ने कहा, नौकरानी ने जो काम करने आती थी, कि इसने अपना सर फोड़ लिया है और ये कुछ कर लेगी, इसलिए निशांत से बोलो आ जाए, नहीं तो खामखा में पुलिस आ जाएगी और ये सब होगा। फिर निशांत को आना पड़ा। ना चाहते हुए भी आना पड़ा पास। निशांत को आना क्या पड़ा, वो जो जिस महिला को हमने सोशल वर्कर बनाया था, हाँ। वो एक विक्टिम बन के हमारे पास आई थी 17 साल की उम्र में, और हमने उसको एक तरह से अपनी बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा किया। शेल्टर में भी नहीं रहती थी, सखी केंद्र के। उसको सोशल वर्कर बनाया, बोलना सिखाया, सब कुछ किया। तो वो संगिनी भोपाल बनाया उसने, उसमें भी हमने बहुत मदद की उसकी। उस लड़की महिला ने उसको बहुत टॉर्चर करना शुरू किया, किसको? निशांत को, कि तुम तुरंत वहां जाओ हाँ। और तुम जेल चले जाओगे, ये हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा, उसको छोड़ो। तो उसने कहा, मौसी मैं उसके साथ नहीं जी सकता। अच्छा, उसने जिसकी आपने मदद करी इतनी, वो भी आपके साथ नहीं थे? वो कहती थी, मैं, आप मेरी बड़ी बहन है, आप मेरी माँ जैसी हैं, आप मेरी भगवान है। हाँ। लेकिन मुझे नहीं मालूम था उसके अंदर मेरे लिए इतना जहर है। उसने निशांत को बहुत बोलना शुरू किया, नहीं तुरंत जाओ। उसने बहुत समझाया कि मौसी अगर आप जेल भी करा दोगे ना मुझे, वो तो मंजूर है। 4 दिन उसके साथ रहना है या 10 साल की जेल, तो मैं जेल काट लूंगा, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकता। बहुत उसने कहा। लेकिन उस महिला ने तो शायद उसके बहाने हमको, उसको यूज करते हुए हमें और मेरे बेटे को बर्बाद करने का सोच लिया था, जो हमें नहीं मालूम था। फिर निशांत गया और उसने एक शर्त पे गया कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगा, डिवोर्स चाहिए हमें। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। फिर किसी तरह से वो कानपुर आने को राजी हुई। उसने कहा मेरे घर नहीं आना है। लेकिन मेरा बर्थडे था जनवरी में, 22 जनवरी को। उसने कहा बस मैं 10 मिनट के लिए आऊं और चली जाऊंगी। लेकिन वो नहीं गई, रुक गई थी फिर? जा ही नहीं रही थी। निशांत की स्थितियां बहुत बद से बदतर होती चली जा रही थी। एक दिन उसने कहा, माँ मैं 4 दिन से नहीं सो पा रहा हूँ, इस लड़की ने मेरा जो हाल कर दिया है। वो बहुत इनसेंसिटिव लड़की थी। उसके अंदर 2 चीजें थी जो मैंने महसूस की। एक तो पहली शादी जो उसकी हुई थी, वहां भी वो, इस लड़की ने हमसे कहा कि वो पीता था, मेंटल था, और मेरे पिता ने उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत मोटी रकम 20 लाख रुपए लड़के वालों को दी थी? लड़के वालों को देते हैं। लेकिन जब हमें बाद में पता चला कि उस लड़के ने इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की थी और उन लोगों से मोटी रकम ली, तो ये उसकी समझ में आ गया था। उससे तो मोटी रकम ली, यहाँ भी मोटी रकम देना है। यहाँ तो पहले दिन से उसने लूटना चालू कर लिया था। उसने पहले दिन से हाँ, क्योंकि लैंडमार्क होटल जाना, बाहर का खाना अपने सब डेली। सपने पूरे करना। उसने ये नहीं हाँ। सोचा कि ये कोई अरबपति लोग नहीं है, सिंपल से लोग हैं, साधारण लोग हैं इनको। एकदम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, और इनके घरों में ऐसा नहीं पॉसिबल है। मेरे बेटे के ऊपर इतना कर्ज हो गया था कि वो 1.5 लाख EMI दे रहा था मंथली। वो बहुत परेशान हो गया था हर तरह से, क्योंकि वो बिल्कुल, वो अपने सपनों को जिस तरह से पूरा करने में लगी हुई थी, ख्वाहिशों को, उसने उसको खौफ में रख दिया था, और वो उसकी खाली ख्वाहिशें पूरी कर रहा था, कर्ज ले लेके कर रहा था। तो उस लड़की के दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, और ऐसे लोग हमने महसूस किया कि वो चाहे जो हो, जब वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं, बिल्कुल संवेदनाएं उनकी जिंदा ही नहीं रहती हैं, अपने लिए सिर्फ संवेदनाएं रहती हैं, सिर्फ तो अपने बारे में सोच रहे हैं। तो फिर वो दूसरा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है, उनके लिए सिर्फ एक वो हो जाता है कि इसको बस लूटना है, इसके पास जो कुछ है एक सब ले लो। हवस होती है, इससे सारी ख्वाहिशें हमें पूरी करनी है। वो घुट रहा है, वो तिल तिल कर मर रहा है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता है। बस हमारी ख्वाहिशें पूरी हों,
आप मरो या जियो हमें फर्क उससे नहीं पड़ा। कोई मतलब नहीं था। तो फिर उसने निशांत ने उसको कहा, हमने इलेक्शन था कानपुर में, हमें डेट नहीं याद है, शायद पहले फर्स्ट में था। उसने कहा माँ इसको छोड़ के आइए, नहीं तो मैं इतना पागल हो जाऊंगा मैं। वो जाने को तैयार नहीं थी, बड़ी मुश्किल से तैयार हुई। और तैयार हुई तो वो सारा अपना जितना बड़े-बड़े बैग थे वो सब भर-भर के, जितना सामान उसका था सब भरने लगी, सब भरने लगी। और रोती जा रही थी, माँ अगर मैं चली गई तो ये रखेगा नहीं। हमने कहा बेटा कुछ नहीं, अभी तुम जाओ, जानती थी नहीं रखेगा। उसके बाद हम उसको उसके घर छोड़ के आए। उसकी मम्मी ने कहा क्या हो गया? हमने कहा हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, मेरा बेटा कुछ कर लेगा। बोली कुछ किया तो नहीं? हैं? जब आज तक आपका बेटा जिंदा बैठा है आपके सामने, मरा नहीं, तो हमने कहा कैसी बात आप कर रहे हो? अच्छा उन्होंने, ये तो वही वाली बात होगी जैसे अभी अतुल सुभाष वाले केस में हुआ तो उसकी माँ कह रही थी अतुल सुभाष से। उसने, उनकी माँ हमसे कहती थी कि मेरी डायलिसिस होती है, 8 साल से डायलिसिस हो रही है। हाँ। तो हम भी सोचते थे इनको ऐसा कुछ ना बोले, तो हम कभी उनसे ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं थे। तो बोली नहीं, मेरी बेटी भी कहती है आपके घर में जब रहती है कि मैं नस काट लूँगी, मैं छत से कूदने जा रही हूँ। तो हमने कहा अगर ये कहती है तो हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। अभी आप इसको रखिए, हम नहीं रख सकते इसको। तो फिर निशांत 2 दिन सिर्फ सोता रहा, ठीक से खाना भी नहीं खाया उसने। उसके बाद वो मुंबई गया, कहने लगा मैं पोस्ट प्रोडक्शन करना है। हुँ। एक दिन उसका यहाँ फ़िल्म चल रही थी, फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी। हाँ। तो एक तो बहुत गर्मी, ऊपर से बड़ी-बड़ी लाइट्स, इतनी गर्मी में वो काम कर रहा था यहाँ। अह, एक गाँव है पाली, वहाँ शूटिंग चल रही थी उसकी। और सुबह 5 बजे जाता था, 4 बजे जाता था, रात में 1 बजे आता था और रोज़ वो लड़ती थी। एक दिन बहुत ज़ोर खटर-पटर सुनाई दिया, हम ऊपर आए। हमने क्या हो गया बेटा? वो मेरा बेटा ऐसे बैठा हुआ था, एकदम थका ऐसे, क्योंकि इतना काम और वो उसको ऊपर से। बार-बार ऐसे कर रही थी। नहीं क्या कर रही हो बेटा? बोले नहीं माँ, फ़िल्म ज़रूरी है कि मैं ज़रूरी हूँ? मैंने कहा बेटा उसको नींद आ रही है, उसको सोने दो। बोले फिर शादी क्यों की थी? हुँ। वो उठा वॉशरूम जाने के लिए, बोली नहीं, पकड़ के बैठा लाओ उसको, कहीं नहीं जाना है, सोने नहीं देंगे हम। अरे हमें लगा ये कैसी लड़की है, ये तो बहुत ही, हमने कहा बेटा प्लीज़ उसको सो जाने दो। बोली नहीं मम्मा आप उसकी माँ हैं, आप उसकी साइड में बोल रही हैं। मैं नहीं सोने दूँगी, मैं पत्नी हूँ उसकी, मुझे टाइम दे वो। हमने कहा वो सुबह 5 बजे गया है, 11 बजे 2 हमने कहा बजे। इस समय 2:30 बज रहे हैं, हाँ। उसको फिर सुबह 5 बजे जाना है, प्लीज़ उसको सो जाने दो। बोली नहीं माँ, हमने कहा एक काम करो जब तक तुम्हारे यहाँ इसकी शूटिंग चल रही है तुम वहाँ चली जाओ अपने घर। बोले यही तो वो भी बोलता है, मैं क्यों जाऊँगी? हुँ। मैं उसके साथ रहूँगी और मैं, यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं छोड़ के जाऊँगी। एक इंसानियत भी होती है। हमने कहा बेटा वो देख रही हो क्या हाल है, गिर रहा है। बोले नहीं मैं नहीं गिरने दूँगी, बार-बार ऐसे करके हम एकदम घबरा गए। हमने कहा बेटा ऐसा है, उसको सो जाने दो, इट्स इनफ, हट जाओ, अभी हम बात नहीं करना चाहते कुछ। बोली माँ आप गलत कर रही हो। हमने कहा हम आप तुमसे हाथ जोड़ रहे हो और अब हम स्ट्रिक्टली कह रहे हैं, आप यहाँ बैठिए। और ये सोफ़ा, बड़ा वाला सोफ़ा उधर की तरफ था, हुँ। वो उसी में गिर गया। हमने कहा उसको डिस्टर्ब मत करना, सो जाने दो उसको। हमें रात भर नींद ही नहीं आई एक हो क्या रहा घर में? कि ये कैसी महिला है, ये ऐसी औरत है जो उसको एकदम सोने नहीं दे रही है। हम बहुत पागल हो गए। फिर ख़ैर इसने उसको छोड़ा, फिर ये बार-बार वकील के पास जा रहा था। हमने पूछा बेटा क्या बात है, कहाँ गए थे? बोले माँ मैं उसको तलाक दे देना चाहता हूँ। तो वकील घर जान-पहचान के थे, बोले अभी सोच लो। क्योंकि डिवोर्स छोटा फैसला नहीं होता है। तो वो मई से जा रहा था, जून, फिर जुलाई, 6 जुलाई को आखिरकार वकील भी समझ गए कि ये बहुत तंग आ चुका है, उन्होंने कर लिया। जब मुकदमा दर्ज हो गया, जब उसने डिवोर्स फाइल कर दिया,
उसके बाद तो इन्होंने और प्रार्थना ने बिल्कुल प्लानिंग की और इतना टॉर्चर करना शुरू कर दिया, इतना टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि वो बिल्कुल परेशान हो चुका था। उसने हमसे कई बार कहा, माँ, बार-बार फ़ोन चेंज कर लेता था। वो उस लड़की से इतना खौफ करने लगा कि वो छिप के रहने लगा। वो बम्बई में कहीं रहता था तो ये लोग कहते थे वो छिपा क्यों है? हमसे बोलती थी उसकी माँ और उसके पापा फ़ोन कर के, आपने अपने बच्चे को छिपा दिया है, सामने नहीं ला रही हैं, मेरी बेटी से मिलने नहीं दे रही हैं, उससे बात नहीं करने दे रही हैं। हमने कहा मेरा बेटा 15 साल का नहीं है, 10 साल का नहीं है जो गोद में उसको छुपा देंगे कि कहीं माँ जाके। उसको छिपा लेगी। हाँ, वो उस लड़की से परेशान हो चुका है, वो नहीं मिलना चाहता उससे, वो नहीं बात करना चाहता। आपकी बेटी बार-बार इतनी हाई-टेक है कि वो बार-बार उसका फ़ोन हैक कर लेती है, नंबर जान लेती है, वो फिर नंबर बदलता है। तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। जब उस डाइवोर्स का मुकदमा, बोली नहीं, डाइवोर्स आपने दाखिल किया है, उसने नहीं किया है। हुँ, आप पे आप इल्ज़ाम उसको लगा नहीं रहे हैं। रखने देना चाहती। हमने कहा देखिए हमको परेशान मत करिए। उसने डिवोर्स का मुकदमा कायम कर दिया है, आप वहीं जाइए। नहीं, हम बाहर सेटलमेंट करना चाहते हैं। हम कोर्ट नहीं जाएँगे, हम बिल्कुल कोर्ट नहीं जाएँगे और आप अपने बेटे को सामने लाइए। अरे! इतना उन्होंने मेरे बेटे का जो भी प्रोफ़ेशनल जितने लोग थे मुंबई में, सबको फ़ोन कर के सबको ये हालत कर दी कि मेरे बेटे की मूवी नहीं बिक रही थी। इतना बदनाम कर दिया था। इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, जो मूवी उसकी 5 करोड़ में जा रही थी, उसमें ये हो गया कि 1 करोड़ में लेने को कोई तैयार नहीं था। कहते थे भैया आपकी पत्नी बार-बार हमें रात-रात भर फ़ोन करती, मुझे आपसे कोई लेना-देना नहीं। उसके स पहले तो जब उसकी शादी हुई थी तो उसने सबसे पहले उसके दोस्तों के नंबर डिलीट कर दिए थे। सबसे उस कॉन्टैक्ट खत्म करवा उसने कहा दिया। नहीं, अब मैं हूँ, लड़कियों से संबंध रखोगे इसका मतलब तुम्हारे चक्कर हैं, लड़कों से संबंध रखोगे इसका मतलब हमको इग्नोर करोगे। सबसे पहला काम उसने ये किया था। वहाँ पर भी उसने जिस तरह से उसका जीवन कर दिया था, मेरे यहाँ काम जो करती है वो कहती थी, दीदी आंटी आपने उसकी शादी क्या की, भैया बदला। हँसना भूल गया है, कैसे रहने लगा है। मेरा कहती थी भैया वो कैसा गया है, जब मैं ऊपर जाती हूँ तो वो किट-किट लगी रहती है, भैया शांत बैठा रहता है। आप तो उस महिला का उसका इतना ध्यान रखती हैं। बहुत मेरा बेटा एकदम परेशान हो चुका था इससे। बाद में तो उसको लग रहा था जो सब्सिडी मिलने वाली है वो पहले हमको दे दें, क्योंकि उसने पहले भी मोटी रकम ले ली थी। यहाँ तो बहुत ले चुकी थी। उसने जब सिर्फ डिवोर्स फाइल किया तो उस टाइम उन्होंने पैसे ले लिए थे उसके बाद। कुछ तक समय तक तो ले ही लिए ना। हाँ, सारा तो उसने ले लिया था, उसको कर्जदार बना दिया था। इधर प्रोफेशनल सब तरह के रिश्ते ऐसे हो गए कि वो फ़ोन ही नहीं उठाता था लोगों के। हर व्यक्ति कहता था तुम्हारी वाइफ़ के फ़ोन आ रहे हैं। मेरे जितने जानने वाले थे सब जगह उसने और प्रार्थना ने मिलके हमको बदनाम कर दिया था। हर एक से मेरी बुराई करना और एक ही चीज़ कि मैं निशांत को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकती हूँ। प्लीज़ उससे मेरी बात करा दीजिए, प्लीज़ बात करा दीजिए। हर एक को लगता था निशु क्यों नहीं बात कर रहा है भाई, और उसको बात करें। जब निशांत आ रहा पास में तो उसको प्रताड़ित कर रही हैं। नहीं, उसको निशांत चाहिए था, ताकि वो खौफ में उसके आस-पास घूमता रहे, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता रहे। बैंक था उनके लिए, वो एटीएम कार्ड उसके था। लिए निशांत एक इंसान नहीं था जीता जागता। एटीएम कार्ड था बस। वो उसको प्यार करता था और प्यार में वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी। वो उसको इमोशनली उसने इस हाल में उसको पहुंचा दिया था कि वो लड़का प्यार भी करता था और खौफ भी रहता था, हर समय डरा रहता था उससे। हम नहीं सोच सकते, ऐसे लोग जो होते हैं एक अपराधी होते हैं। और अगर मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला ना, हमें किसी ने बताया था कि उसको मैरिज एनिवर्सरी में 9 फरवरी 2025 को हमें किसी ने बताया कि उसे पता चल चुका था उस लड़की को कि मेरा बेटा सुसाइड कर रहा है आज। अच्छा, उनको पहले से पता था। उसको उसने पता नहीं कह रही उसने बताया था कि उसको पता था
लेकिन उस लड़की ने अगर हमें बता दिया होता तो 9 फरवरी को हम अपने बच्चे को जाके बचा सकते थे। उसको पता था लड़की को, लेकिन उसने नहीं बताया हमें। उसके साथ खेलती रही, उसको मेल करती थी, वो फ़ोन नहीं, उसने उसने जिस दिन से डिवोर्स फाइल किया था वो उससे मिला ही नहीं। और हमें पता चला ये लंबी-लंबी गाड़ियों में दूसरों के साथ घूम रही है। हमें लगा चलो ठीक है घूम रही है, मूव ऑन कर दें, मेरे बेटे को छोड़ देगी। हाँ, किसी और के साथ जाएगी तो कम से कम हाँ, मेरे बेटे का पीछा छोड़ किसी देगी। और का। लेकिन जिस दिन मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया, उस दिन से हमें लगता था नहीं, दूसरे निशांत को वो बर्बाद नहीं करे। और अगर उसे सज़ा नहीं मिली ना, तो वो और उसकी जैसी लड़कियाँ और लड़के अपने पार्टनर को इसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे और वो घुट-घुट कर, तिल-तिल करके, ये मर्डर से बड़ी चीज़ होती है। आप किसी का मर्डर कर देते हैं, गोली मार देते हैं, कुछ आप कोई ज़हर दे देते हैं, कुछ कर देते हैं। यहाँ तो मेरा बेटा 3 साल से तिल-तिल करके मर रहा था और एक ऐसी लड़की के लिए जिसको बेइंतहा प्यार भी करता था, उसके लिए। और ये हाल कर दिया उस लड़की ने कि उसने अपनी ज़िंदगी खत्म कर ली। ये मर्डर से बड़ा होता है, ये गुनाह, अपराध, और ऐसे अपराधी लोग समाज में हैं और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर अपूर्वा को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, ना अपूर्वा को ना प्रार्थना को, प्रार्थना ने अगर उसकी मदद नहीं की होती तो शायद ये चीज इतनी बदतर नहीं हो तो पाती। शायद वो इतना डैमेज नहीं कर पाती। हमको तो जो किया हम तो झेल गए, लेकिन हम कहते थे मेरा बेटे से कि बेटा तुम मेरी दुनिया हो। अब मेरी कुछ समझ में आता है कि मेरी तो पूरी दुनिया खत्म हो गई है। हम नहीं चाहते इस उम्र में, हम नहीं चाहते कोई और माँ इस तरह से अनाथ हो जाए और बेजान हो जाए, एक जिंदा लाश की तरह हो जाए। लेकिन हम जिंदा लाश नहीं बने हैं। हम इस लड़की को सजा दिलाएंगे ताकि वो किसी और लड़के की जिंदगी बर्बाद नहीं करे। मैम आपने अभी कुछ तो केस फाइल किया ही होगा उनके खिलाफ, तो उसमें पुलिस मदद कर रही है, प्रशासन कुछ हेल्प कर रहा है आपकी? हमको 1 तारीख को उन्होंने बताया कि 1 मैम मार्च को? 1 मार्च को ये आपके लिए लेटर लिख गया है, एक कविता लिख गया है। कविता ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत सांसारिक झंझावत से दूर एक-एक पैराग्राफ लिख रहा है और मौत की तरफ बढ़ रहा है। उस कविता को पढ़ने के बाद हम कुछ सोच ही नहीं पाए। नहीं, ये दूसरे दिन की बात है। कविता जब हमने देखी, तो पहले दिन उन्होंने लेटर्स दिए थे। दूसरे दिन जब क्रिमेशन हो गया, तो हम लोगों ने देखा कि उन्होंने, पुलिस ने जो लेटर दिए थे, सारी चीज़ें जो दिखाई थी हम लोग, उसमें एक वेबसाइट का लिंक था और एक पासवर्ड पड़ा था। पासवर्ड इसलिए दिमाग में आ गया कि वो बहुत सरल सा था। उसको खोला, देखा, तो उसमें देखा कि वो तो कविता भी, एकदम से हमने देखा क्योंकि पुलिस ने कहा वो किसी को ब्लेम करके नहीं गया है। उसमें वो लेटर और नीचे गए तो उसमें उसने अपूर्वा को भी लेटर लिखा था। फिर हम पुलिस के पास तुरंत भाग के गए। बोले अभी नहीं मिल सकते। हमने कहा नहीं, आपको अभी मिलना पड़ेगा। गए, हमने कहा आपने जो हमको वेबसाइट जो आपने बताया था जिसमें लेटर है उसको पूरा खोलिए। उन्होंने पूरा खोला, उसमें देखा कि उसने लेटर लिखा है। बोले वेरी सॉरी, हम एक्चुअली कई बार क्या होता है मोबाइल में इतना बड़ा नहीं देख पाते पूरा। नहीं देख पाते, वो पूरा नहीं आ पाता है। उन्होंने उसको पढ़ा, उसमें लिखा था
हाय बेब, इंग्लिश में पूरा लेटर है। मैं लिखा, मैं चाहता तो तुमसे हर उन चीजों के लिए नफरत कर सकता था जो तुमने मुझे दी है, लेकिन मैं इस समय प्यार को चुनता हूँ। इस मोमेंट में जब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं हमेशा करूंगा। लेकिन उन सब संघर्षों के लिए जो मैंने और मेरी माँ ने झेले हैं, मैं अपनी मौत का जिम्मेदार तुमको और प्रार्थना मौसी को जिम्मेदार मानता हूँ। उन मेरी मौत की जिम्मेदार तुम लोग हो। और प्लीज मेरी माँ को तंग मत करना, उनसे बात भी नहीं करना, क्योंकि वो पहले से ही बहुत टूटी हुई है। उसको मेरा शोक मना लेने देना, ये उसने लिखा था। उसके बाद हमने पुलिस से कहा आप एफआईआर दर्ज करिए। उन्होंने कहा हाँ, अब तो होगी एफआईआर दर्ज। उसके बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया है? नहीं, वो किसी मिनिस्टर का बेटा होता तो शायद सुसाइड नोट देखते ही अरेस्ट हो जाते। भाई अगर सिचुएशन रिवर्स होती तो लड़के की। लेकिन फिर दूसरे दिन उन्होंने एफआईआर दर्ज की और 108 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया। लेकिन उसके तहत 10 साल से ज्यादा की सजा है। तुरंत अरेस्टिंग हो सकती थी, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमने सब जगह गुहार लगाई है। हमने हर एक से रिक्वेस्ट की है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा, ऑनलाइन भी भेजा, ट्विटर में भी दिया, बाई पोस्ट भी भेजा है, रजिस्ट्री भी की है। यहाँ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दिया, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को दिया, कमिश्नर को दिया, वहां के जिसको जिसको दे सकते हैं दे रहे, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। वो लोग सारे बयान तोड़ देंगे, सारे सबूत खत्म कर देंगे, और कानून में तो बचने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इतना समय जब देर लगाते हैं आप, तो न्याय नहीं मिलता है। बस यही हालात हैं। हम मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है, हम अपने बेटे का शोक मनाएं या हम उसके लिए लड़ें। उसने मेरे अकाउंट मेरे में लेटर लिखा है कि मैंने आपके अकाउंट में, क्योंकि उसे पता था मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, उसने लिखा मैंने थोड़े पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए हैं माँ, ताकि आपको मुंबई आना पड़ेगा, मेरा अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, मुंबई में कुछ दिन रहना पड़ेगा। तो उसने कहा माँ, मैं आपको कुछ पैसे डाल रहा हूँ ताकि वो काम आ जाएंगे। हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम कुछ भी करें, हम न्याय के लिए लड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, चाहे हमें अपने आप। मैम आप रोइए, मतलब न्याय तो जरूर मिलेगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज प्लीज वीडियो को शेयर करें, और निशांत जैसे और कोई ना ऐसा कदम उठाए, किसी के साथ ऐसा ना हो जो सुसाइड करना पड़ जाए किसी को। तो प्लीज निशांत के लिए आवाज उठाएं और प्लीज मैम के साथ खड़े हों। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। हमने और मेरी बेटी ने मिलके निशांत के नाम से एक लाइफ सेव करने के लिए एक सेंटर की घोषणा कर दी है। उसमें लोग भी आने लगे, और हमारी पूरी कोशिश है कि अब निशांत की तरह कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अगर मेंटल इस हद तक टॉर्चर हो रही है, तो वो हम लोगों से साझा करेंगे। हम उन्हें हर तरह से मदद करेंगे। अब हम बिल्कुल हम बहुत टूट चुके हैं, हम बिखर चुके हैं, लेकिन हम अपने को समेट रहे हैं, ताकि समेट के फिर से मजबूत बना सके, ताकि दूसरा कोई निशान
ऐसा ना कर सके और दूसरी कोई अपूर्वा पारिक और सो कॉल्ड समाज सेविका प्रार्थना मिश्रा जैसे लोग किसी को इस हद तक टॉर्चर नहीं करें कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर दें। उन्हें हम हर तरह से काउंसलिंग, लीगली, मॉरली, प्यार, हर वो चीज देने की कोशिश करेंगे